जय हिंद दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 का यहाँ पर हम टेस्ट लेकर आए हैं। यह दृष्टि आईएएस का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? यह दृष्टि आईएएस का टेस्ट है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2024। यह फुल लेंथ टेस्ट है। सामान्य अध्ययन जीएस का यह फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें एकदम हूबहू जैसे पेपर आता है उसी सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे यह 150 क्वेश्चन श्रृंखला है और इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद, यहाँ पे देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल पूछा है इसमें क्या पूछा गया है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है। पहले प्रश्न में हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें आर्टिकल क्या दिया है, हमें यह ढूंढना है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है कौन सा आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल जो दिया है 331, 336, 340 और 342। तो यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा 342 ए। यहाँ पे 342 ए में जो है क्या दिया गया, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है? 342। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन कारक दिया गया है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, पहला क्या है, वे देश जो विधि सम्मत शासन स्थापित करने की सहायता करते हैं। मूल अधिकारों में क्या यह मूल अधिकारों में दिया गया है? वे देश में विधि सम्मत शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं। वे सरकार के प्राधिकार की निरपेक्षता की जांच करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न है तो दो। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। कौन सा? दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के लिए चयन हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की थी? सिविल सेवकों की किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का यहाँ पे आरंभ करने का अर्थात जो है उसमें दिया गया था? तो यहाँ पे देखिए, चार्टर अधिनियम पहला दिया गया है 1853, यहाँ पे दिया गया 1853, 1813, 1833 और 1793। तो सिविल सेवकों के लिए सबसे पहले खुली प्रतियोगिता का आयोजन जो किया गया था वो चार्टर अधिनियम कौन सा थे? 1853 के तहत। ये कौन सा था? 1853 के तहत इसमें दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान, यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है? कई बार यह प्रश्न रिपीटेड किया है उत्तर प्रदेश पीसीएस में। तो इसमें आर्टिकल कौन सा दिया है? 81, 76, 78 और 83। ये चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। तो भारत का महान्यायवादी जो है यहाँ पे 76 के तहत किया गया है। क्या है? इसमें प्रावधान किया गया है। भारत के महान्यायवादी का किसमें प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 76 के तहत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5वां, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला जो कथन दिया गया है, प्रथम श्रेणी की न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। इसके तहत केवल सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो यह दो कथन दिया गया किसके? ग्राम न्यायालयों की समझ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, पहला केवल एक, दूसरा में दिया है दोनों, एक और दो दोनों। सी में दिया गया है केवल दो, डी में दिया गया है न तो फर्स्ट और न तो सेकेंड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या है? तो ग्राम न्यायालयों में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। ग्राम न्यायालय जो होता है तो वह प्रथम श्रेणी का होता है। इसमें लिख दिया है दूसरा, यही सही है। दूसरा इसलिए गलत है, केवल सिविल सेवकों के लिए, यह गलत है। केवल सिविल सेवकों का नहीं होता है, इसमें राजस्व का भी होता है। तो इसलिए पहला वाला इसमें कथन सही है। हम यहाँ पे छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां में लिखा है, एलम सिंधवी समिति का गठन कब किया गया था? ये फैक्ट है क्वेश्चन। एलम सिंधवी का समिति का गठन कब किया गया था? तो इसमें किसे 1986 में किया गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एलम सिंधवी समिति का गठन कब किया गया था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं।
7वां में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यहाँ पे नेपाली, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें अंग्रेजी भाषा यहाँ पे शामिल नहीं की गई। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो यहाँ पर 14 भाषा थी। अब क्या है, कितनी भाषाएं हो गई हैं टोटल? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हो गई हैं। संशोधन करके इसमें कितनी 22 भाषाएं हो गई हैं। तो इसमें नेपाली, मैथिली, उर्दू ये सभी हैं, अंग्रेजी इसमें भाषा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अभिन्न अंग नहीं है। 21 जो है वो जीवन का अधिकार देता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, आजीविका का अधिकार। यहाँ पे दिया गया आजीविका का अधिकार, रोजगार और अवसर की क्षमता, विदेश यात्रा का, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। तो इसमें बताना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं है। इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो 8वां में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए रोजगार की अवसर की समानता इसमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 9वां, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एनसीपी पीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कथन क्या दिया गया है, यह मार्च 2007 को स्थापित एक संवैधानिक निकाय है 2007 में। क्या ये बताना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में स्थापित संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन दिया है इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पे 9वां का देखना है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि यह क्या है, गैर संवैधानिक है। कैसा है, यह गैर संवैधानिक है। इसलिए हमारा कथन कौन सा? सेकंड सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर पूर्वी परिषद निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ शामिल होती है। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर पूर्वी परिषद जो होती है, कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। यानी कि उत्तर पूर्वी परिषद ये जो है किसमें, इन दोनों में से कोई में भी यह शामिल नहीं होती। अर्थात यह शामिल किसमें किया जाता है, उत्तर पूर्वी परिषद, यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, ये यहाँ पे किया गया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास कार्यालय। एक है विकास कार्यालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास कार्यालय के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें यह क्या है, तीनों ऑप्शन गलत है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यदि पूछे कभी कि उत्तर पूर्वी परिषद निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय एक है। यहाँ पे एक खुद विकास मंत्रालय बनाया गया है, किसका? उत्तर पूर्वी परिषद मंत्रालय के नाम से। हम यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 2009 में। यहाँ पर राष्ट्रीय अन्वेषण, इसको बोलते हैं NIA। क्या बोलते हैं इसको? NIA। आप लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं कि NIA। तो यहाँ पे कभी पूछे कि NIA का गठन कब किया गया था, तो यहाँ पे 2009 में NIA का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे इंग्लिश को भी ध्यान में दीजिएगा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इसकी एकेडमी कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है, गुरुग्राम, गाजियाबाद, सिकंदराबाद, चंडीगढ़। तो यहाँ पे CBI की जो मुख्यालय है, यहाँ पे CBI का मुख्यालय कहाँ पे है, गाजियाबाद में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। CBI मुख्यालय कहाँ पे है? इसकी अकादमी कहाँ पे है CBI की? गाजियाबाद में। यहाँ पे कहाँ पे है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ पे है? यह यूपी का जिला है, नोएडा के बगल में। तो यहाँ पे इसकी अकादमी कहाँ पे? हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है वह अल्पसंख्यक से संबंधित दिया गया है। अल्पसंख्यक शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया है अल्पसंख्यक, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक पद को परिभाषित किया गया है। दूसरा कथन दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 धार्मिक
और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा? यह भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक पद को परिभाषित करता है। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, यह कथन गलत हो जाएगा। हमारा कथन नंबर सेकंड सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसलिए 13 का कौन सा कथन सही है? सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 का। केंद्रीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT की स्थापना किसके प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी? यानी जब यह स्थापना केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, उस दौरान कौन प्रधानमंत्री था? तो उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। मोरारजी देसाई, यहाँ पे राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? राजीव गांधी। यह प्रक्रिया कब की गई थी? यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण गांधी के कार्यकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? अब यहाँ पे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत, यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत, उड़ीसा उच्च न्यायालय के अंतर्गत। आप लोगों को यहाँ पे देना है अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल के खाड़ी में है, भारत की पूर्वी क्षेत्र में है। तो यह यहाँ पे सोचिए कि वहाँ पे उसके ऊपर कलकत्ता उच्च न्यायालय पास में पड़ता है। पास तो सभी हैं, लेकिन यह कलकत्ता उच्च न्यायालय पास में है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्यता, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अयोग्यता से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है? तो यहाँ पे 16 का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 191 में यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा में सदस्यता के लिए अयोग्यता की क्या क्या शर्तें हैं। तो यह कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 191। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मामले में अध्यादेश से संबंधित, यहाँ पे क्या है? ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश से संबंधित है। तो RC कपूर बनाम भारत संघ, और यहाँ पे दिया गया है AK राय बनाम भारत संघ, यहाँ पे AK राय बनाम भारत संघ, DC बाधवा बनाम बिहार राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इसमें अध्यादेश से संबंधित इसमें कई चीज़ें हैं। यहाँ पे RC कपूर बनाम भारत संघ भी है, AK राय बनाम भारत संघ भी है, और DC बाधवा बनाम बिहार राज्य भी है, यानी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। यह है क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर यहाँ पे दिया है लोक लेखा समिति से। तो लोक लेखा समिति के संदर्भ में, यहाँ पे देखिए, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही है, सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है? सही नहीं है। 18 नंबर के हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया लोक लेखा समिति, इसकी स्थापना कितनी? 1921 में हुई थी। इसका अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, और बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। 1921 में हुई थी, इसमें 22 सदस्य होते हैं, यह भी सही है। 1921 में स्थापना हुई थी, यह भी सही है। इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, यह भी सही है। इसमें लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आर्थिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे 19 का डी सभी हो जाएगा। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता तीनों का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है। यह संसद को क्या अधिकार देता है? फैक्ट पूछा है प्रश्न। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है। क्या इसमें अधिकार है? नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है। किसके हैं? नए राज्यों की स्थापना से, यानी बी सही है।
भारतीय संविधान क्या अनुच्छेद 2 से किससे संबंधित है? नए राज्यों की स्थापना से। अगला क्वेश्चन दिया है किसने कोशिकाओं की खोज की थी? यहाँ पे 21 नंबर में क्या है? कोशिकाओं की खोज की थी, वो कौन है? रॉबर्ट हुक किए हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लेवेनहॉक, जी.ए. पोकेंजे, फोलिक्स, डुआर्डिन। इसमें रॉबर्ट हुक ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, क्या है? इसमें मिलान करने के लिए दिया है, मानव बीमारियां दिया है और कारक जीव दिया है। तो इसमें मिलाइए कि कौन से दाद किससे होता है? एथलीट फुट, दाद, अस्थमा, मेनिंजाइटिस। तो इसमें यह दिया गया है। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? एथलीट फुट जो है वो टीनिया से होता है। यहाँ पे मिलाइए, एथलीट फुट टीनिया से होता है। और दाद किससे होता है? दाद जो है वो ट्राइकोफाइटन से होता है। यहाँ पे दाद किससे? ट्राइकोफाइटन से। अस्थमा किससे होता है? अस्थमा जो है यहाँ पे तीसरा का सी का तीसरा क्रिप्टोकोकस नियोफार्मस से। अब अंतिम बन जाएगा मोनोजॉइंटस किससे होता है? यहाँ पे एस्पेग्रेस से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे 22 सॉरी यहाँ पे 22 नंबर को हम फिर से मिलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 22 का यहाँ पे देखिए एथलीट फुट जो है यहाँ पे टीनिया पेडिस से है। एथलीट फुट किससे है? यहाँ पे टीनिया पेडिस से है। और दाद किससे है? ट्राइकोफाइटन से है। दाद किससे है? ट्राइकोफाइटन से। मोनोजाइंट यहाँ पे एस्पेगिलस फ्यूटगेट से है। अस्थमा किससे हो जाएगा? अस्थमा यहाँ पे सी का 3 क्रिप्टोकोकस नियोफार्मस से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। A2 B4 से यहाँ पे ये मिलान इसी साथ दे लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में यह प्रश्न कर रहा है कि परागकण कौन सा परागण प्रक्रिया या परागण माध्यम से सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एनिमोफिलस यहाँ पे दिया गया, एनिमोफिलस वायु से संबंधित, मोलोफिलस कीट से संबंधित, हाइड्रोफिलस जल से संबंधित, ऑर्निथोफिलस पक्षी से संबंधित। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इन सब में। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सभी सुमेलित हैं। एनोफिलस वायु से संबंधित ये भी सही है। हाइड्रोफिलस जो जल से, हाइड्रो जल से होता है। ऑर्निथोफिलस ये भी पक्षी से है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे मेलाकोफिलस जो होता है कीट से संबंधित नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यहाँ पे मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूरी ग्रंथि को, यह फैक्ट प्रश्न है। मास्टर ग्रंथि किसे? पिट्यूरी ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर। यहाँ पे 25 नंबर है एग्लूटिनेशन। कौन सी एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया है? कौन सा? कैंसर का इलाज, रक्त समूह निर्धारण करने की प्रक्रिया, एंटीजन एंटीबॉडी, मूत्रवर्धक हार्मोन का। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो है एग्लूटिनेशन जो है एंटीजन एंटीबॉडी के साथ चिपकना, यही जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एग्लूटिनेशन से संबंधित कौन सा है? एंटीजन एंटीबॉडी। हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे यह भी मिलान करने का है। तो यहाँ पे 26 नंबर क्या हो जाएगा? आलू बिल्ट रोग। यहाँ पे आलू बिल्ट रोग जो दिया गया है, आलू बिल्ट रोग, यह कौन सा सही हो जाएगा? आलू बिल्ट रोग जो है यहाँ पे पहला का 4 है। तो यहाँ पे स्यूडोमोनास सोलोनेसिरम। आलू का बिल्ट रोग क्या है? सोलानेसिरम। तो यहाँ पे A4, तो A4 दो ऑप्शनों में मिल रहा है, यानी कि ए और डी। अगला देखते हैं चावल में बाइल्ट रोग। तो चावल में बाइल्ट रोग ओरिंजी होता है। यह किससे है? किस रोगाणु के कारण होता है? जोंथामोनस ओरिंजे के कारण। B1 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए सही हो जाएगा। सेप फाइटर रोग किससे हो जाएगा? यह इनेवेनिया से हो जाएगा। और बीन रोग किससे हो जाएगा? जोथोमोनस फुजियोली से। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये से मिलान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफीम पोस्ता के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? अफीम पोस्ता के पौधे के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का पापावेर सोमनीफेरम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। अफीम पोस्ता के पौधे के वैज्ञानिक नाम क्या है? पापावेर सोमनीफेरम।
अगला क्वेश्चन है ठगी का दमन, यहाँ पे हिस्ट्री का प्रश्न आ गया। ठगी का दमन किसके शासनकाल में हुआ था, यानी ठगी जो कर रहे थे उनका दमन करने वाले किस शासक का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 28 हिस्ट्री का है। तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ठगी का दमन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी आंदोलन चला था। तो इसमें बताना है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का चिदम्बरम पिल्लई, कौन है इसमें, चिदम्बरम पिल्लई, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से किसने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो महाड़ सत्याग्रह किससे संबंधित है, वो भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे। गैर भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे। क्वेश्चन नंबर 31 का, तो वो जॉर्ज यूल थे, जो अंग्रेज थे, जॉर्ज यूल थे। इसमें 31 नंबर में कौन हो जाएगा, प्रथम गैर भारतीय का अगर प्रश्न करें तो ये जॉर्ज यूल हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यह कथन निष्कर्ष पे आधारित है। तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कथन दिया गया, एकमात्र सत्र जब गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आयोजित किया गया था। तो यह कथन नंबर सही है 32 का, यह बेलगाम में ही आयोजित किया गया था। दूसरा, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं, यह भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही के रूप में नामांकित किया गया था। तो यहाँ पे गांधी जी ने सबसे पहले प्रथम यहाँ पे किसको सत्याग्रही के रूप में नामांकित किया था, तो वो विनोबा भावे की, और यह हो गए प्रथम। दूसरे कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, इसमें प्रथम का जिक्र कर रहा है, तो यहाँ पे प्रथम का जिक्र कर रहा है, तो यहाँ पे पहला कौन हो जाएगा, विनोबा भावे, दूसरे नंबर के जवाहरलाल नेहरू है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए, इन्हें प्रारंभ से अंतिम तक कालानुक्रम करना है। प्रारंभ से अंतिम तक कालानुक्रम करना है। तो इसमें बताना है कि कौन संधि कब हुई थी। तो यहाँ पे 34 नंबर देखिए, 34 नंबर यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले एक्स-ला सापेल की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी, एक्स-ला सापेल की संधि हुई थी। अब यहाँ पे एक्स-ला सापेल की संधि कब हुई थी, यहाँ पे 34 नंबर देखिए, तो यह 1748 में हुई थी। कब हुई थी, यह 1748 में यह हुई थी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मद्रास की संधि हुई थी। तो मद्रास की संधि कब हुई थी, यह 69 में हुई थी। कब हुई थी, 69 में हुई थी। उसके बाद सालबाई की संधि हुई थी। तो सालबाई की संधि कब हुई थी, यह सालबाई की संधि जो हुई थी यह 82 में हुई थी, 1782 में हुई थी। और बेसिन की संधि कब हुई थी, यह 1800 में हुई थी। अर्थात इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा, 1748 में एक्स-ला सापेल की संधि हुई थी। मद्रास की संधि 1765 में हुई थी। फिर उसके बाद सालबाई की संधि जो हुई थी वह 1782 में हुई थी। कब हुई थी, 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। अंतिम में 1802 में हुई थी, जो वह बेसिन की संधि हुई थी। इसलिए ऑप्शन 3, 1, 2, 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 35 देखते हैं। देव समाज की स्थापना, यहाँ पे देव समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी देव समाज की स्थापना। यह ऑप्शन दिया, राधाकांत देव द्वारा, केशववंत चंद्र सेन द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा, यहाँ पे एम.जी. रानाडे द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों का, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने कितने वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे देखिए कितने ट्रेनों का, तो यहाँ पे 6 ट्रेनों का उद्घाटन किया है।
अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वैंकूवर में, सैन फ्रांसिस्को में, लंदन में, दिल्ली में। तो यहाँ पे 37 का क्या होगा? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को में। 38 नंबर क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, जब भारत आज़ादी प्राप्ति हुई, जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे फैक्ट क्वेश्चन है, जेबी कृपलानी। आप लोग याद रखिए कौन सा? जेबी कृपलानी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं। हम 150 क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे, इसलिए क्वेश्चन को तेज़ी से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे दिया गया 1923 में उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1919 में बोस को भारतीय सिविल सेवा का परीक्षा में चुना गया था। 1930 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। उन्होंने 1931 में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया था। इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो 1931 में गांधी इरविन समझौते का समर्थन सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी, अर्थात तीनों का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। यहाँ पे कब पारित किया गया था? 40 का 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था 1904 में। क्वेश्चन नंबर हमें 41 देखते हैं, पदार्थ के संबंध में। यहाँ पे साइंस का गया, पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे देखिए, पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा सत्य नहीं। ठोस पदार्थों में, यहाँ पे देखिए, ठोस पदार्थों में मौलिक कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। कौन सा सही नहीं? तो यह कथन सही है। आप यहाँ पे देखिए, ठोस पदार्थों में मौलिक कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, यह भी बात सही है। गैसों में मौलिक कणों के बीच का स्थान अधिकतम होता है, यह भी सही है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही नहीं। दबाव बदलने की किसी भी पदार्थ की अवस्था नहीं बदलती है, यह तो असत्य कथन है। दबाव बदलने की स्थिति में किसी भी पदार्थ की अवस्था बदलती है, यहाँ पे दे दिया है नहीं है, यह गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है? कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो यहाँ पे 42 का क्या हो जाएगा? लिथियम। लिथियम उपधातु नहीं है, बाकी सभी क्या है? बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन सभी उपधातु हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिथियम सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था। तो कौन प्रतिपादित किया था? एंटोनी लवाइजियर द्वारा। किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था एंटोनी लवाइजियर द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का कथन निष्कर्ष का दिया गया है, परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया, समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु को समभारिक कहते हैं। तो यहाँ पे एक समभारिक की परिभाषा यह सही है। समभारिक में क्या होता है कि समान परमाणु संख्या होती है लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा क्या दिया गया, समस्थानिक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु को क्या कहते हैं? संख्या वाले को परमाणु होते हैं। समस्थानिक में क्या होता है? समान द्रव्यमान, और क्या है? समभारिक में क्या होता है? समान परमाणु। तो यह दोनों कथन सही है, इसलिए क्या है इसका सॉरी, इन दोनों में देखिए ध्यान दीजिएगा, समान परमाणु संख्या इसमें क्या है? लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या, तो इसको समभारिक नहीं कहते हैं, इसको समस्थानिक कहते हैं। यह क्या है? समस्थानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह समस्थानिक की परिभाषा दिया, एक दूसरे के दोनों उल्टा दिया है। पहला वाले में क्या है? समस्थानिक दिया है और दूसरा वाले में समभारिक दिया है, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? कथन गलत दिए हो जाएगा। इसमें दोनों की परिभाषाओं को आप ध्यान देने के लिए, पहले की जो परिभाषा दूसरे में है, दूसरी की परिभाषा पहले में है, यह परमाणु संरचना है। यहाँ पे 44 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 45 का देखिए, 45 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय योग्य नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय योग्य नहीं है? तो 45 में बताना इसमें कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्षारीय योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बाकी सभी लिथियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम ये सभी क्षारीय यौगिक हैं, और बाकी हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या है, यौगिक नहीं है। कैसा, क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनीकरण या यशद लेपन लोहे निम्नलिखित में से किस तत्व की पतली परत से लेपन कर संरक्षण से बचाने की एक विधि है? किससे लेपन किया जाता है? तो वह बार बार प्रश्न करता है, ये जिंक से लेपन किया जाता है। तो 46 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, केपलर की गति का नियम संबंधित है किससे? ग्रहों की गति से। यह बार बार प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड है। यहाँ पे ग्रहों की गति से संबंधित, केपलर की गति का नियम संबंधित है किससे? ग्रहों की गति से। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केशिका की परिघटना के संदर्भ के उदाहरण है? कौन सा हो जाएगा, 48 का। केशिका से पौधों की जड़ द्वारा यहाँ पे मिट्टी से जल का अवशोषण, यह भी सही है। दीपक की बाती में तेल का चढ़ना, यह भी सही है। मोमबत्ती में पिघलने के लिए मोम का ऊपर आना, यह भी सही है। फाउंटेन पेन में लिखते समय स्याही का बाहर आना, यानी कि यह सब कोशिका का परिघटना है, यानी ऑप्शन नंबर चारों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक पेज यहाँ पे नीचे ऊपर हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 57 देखते हैं। यहाँ पे 57 में दिया गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसमें सभी राजस्थान के जिले के नाम दिए गए हैं। एक यहाँ पे गांधीनगर गुजरात का। तो इसमें ऑप्शन क्या है, पहला उदयपुर, जोधपुर, और यहाँ पे दिया गया है जोधपुर, बीकानेर, गांधीनगर। तो इसमें ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाया गया था? तो यह बीकानेर में मनाया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 को हम देखते हैं, हाल ही में चांगई 6 मिशन चर्चा में था, यह किस देश का है? चांगई 6, यहाँ पे जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, यह चांगई 6 तो यह चीन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 दिसंबर को। यह यहाँ पे दिवस पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 है, सितंबर यहाँ पे 2023 में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था। दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था। तो दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया था? 60 नंबर का यहाँ पे देखिए, वाराणसी किया गया था। दिव्य कला मेला का आयोजन वाराणसी में किया गया था। जून 2023 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा एरावत, इंद्र की एरावत हाथी जो है, इंद्र की एरावत हाथी के नाम पे यहाँ पे इस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया है एरावत। यह जून 2023 में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं, नेशनल क्वांटम मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा यह क्या क्रियान्वित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 63 है, ये प्राकृतिक अनुदैर्ध्य चलते हैं। यहाँ पे अनुदैर्ध्य ने अनुप्रस्थ चलते हैं, अनुदैर्ध्य ध्वनि चलती है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाए, और बाकी सभी सही हैं। तो आप लोग क्वेश्चन और सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, सौर ताप उपकरणों को निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर ताप उपकरणों में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर ताप में यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसमें? सौर ताप उपकरणों में। और यहाँ पे अगला 65 नंबर क्वेश्चन क्या, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 66 देखते हैं, सॉरी पिछले वाला जो पेज था ये यहाँ पे आया क्वेश्चन नंबर 49 का। तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से किसने फिलॉसफी ऑफ बम को लिखा है?
किसने फिलॉसफी ऑफ बम को लिखा है? तो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा के द्वारा फिलॉसफी ऑफ बम पुस्तक लिखा गया था। तो फिलॉसफी ऑफ बम किसने? भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी? कल्की धाम मंदिर। तो यहाँ पे 50 को जाएगा संभल जिला में। किसमें? संभल जिला में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर का यहाँ पे आधारशिला रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने काजी नेमू, क्या है? काजी नेमू नींबू के राज्य की फल घोषित किया है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असम। असम ने क्या किया? काजी नेमू नींबू के राज्य की फल घोषित किया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से किसे उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो यहाँ पे गुप्तेश्वर वन को, किसको? गुप्तेश्वर वन को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित के लिए प्राधिकृत किया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 53 का। यहाँ पे बंधन बैंक को दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए भी प्राधिकृत किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर किससे हो जाएगा? आरबीआई के द्वारा बंधन बैंक को। यहाँ पे 54 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से एशिया के किस देश ने अपनी स्वयं की वन और काष्ठ प्रमाणन योजना शुरू की थी? एशिया के किस देश ने अपनी स्वयं की वन और काष्ठ प्रमाणन योजना शुरू की थी? तो यहाँ पे 54 नंबर का क्या हो जाएगा? यह भारत ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में लाल चींटी की चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। लाल चींटी की चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वर्ष 2024 यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे 56 का हो जाएगा, यह अपना प्यारा भारत करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पे 66 क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दो कथन। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प प्लास है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? प्लास है। तो यह पहला ऑप्शन सही है। राज्य चिन्ह मछली का एक अवध पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भी कथन नंबर सही है। तो यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील है? तो यहाँ पे कौन सी उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक झील है? गंगा सागर, बेला सागर, पीथम सागर, चित्तौड़ सागर। तो यहाँ पे कौन सा? चित्तौरा झील जो है यह प्राकृतिक झील है, बाकी सभी क्या है? कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मिलान करना है। वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला दिया गया है। तो यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी के सभी क्या है? उत्तर प्रदेश के हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे देखिए सुरहा ताल दिया गया है। तो सुरहा ताल जैसे चर्चित है, तो ये सुरहा ताल कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बलिया में पड़ता है। सुरहा ताल कहाँ पे है? यह बलिया में है। तो यहाँ पे क्या है? ए टू कौन सा ऑप्शन सही है? दो है, बी और डी सही है। तो यहाँ पे बी और डी तो दो ऑप्शन सही नहीं होंगे, तो ए2 हो गया। अब यहाँ पे लाख बहोसी अभ्यारण्य कहाँ? यह कन्नौज में, यानी कि B1। तो अभी भी आगे हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे सुहागी बरवा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह यह महाराजगंज में। सुहागी बरवा कहाँ पे है? महाराजगंज। महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है महावीर स्वामी अभ्यारण्य, यह ललितपुर में है। यह कहाँ पे? एमपी से 3 तरफ से घिरा है ललितपुर, यह ललितपुर में पड़ता है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? 68 का बी सही हो जाएगा। E2 B1 C4 D3। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी चांदी और सोने की कढ़ाई के रूप में
भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरदोजी को जो है, जरदोजी को चांदी और सोने की कढ़ाई के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 70 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना महोत्सव मनाया जाता है? किस जिले में कौन सा सरधना महोत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पे क्या है, मेरठ में सरधना महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना हुई थी। बी सही है, 1976 में। कब सही है, 1976 में। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की पहली प्रधाना अध्यापक बनी है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा महादेवी वर्मा बनी थी। कौन सा, यहाँ पे इलाहाबाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की पहली प्रधाना अध्यापिका बनी, तो यह महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जाएगा? यहाँ पे 73 का क्या हो जाएगा, सी सही है, मुरादाबाद में बनाया जाएगा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट उत्तर प्रदेश से किस जिले में बनाया जाएगा? तो वह मुरादाबाद में बनाया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। काशी तमिल महोत्सव 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो यहाँ पे 75 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, यह 75 का ई सही हो जाएगा, मनाया जाए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, सिलक्यारा सुरंग, सिलक्यारा सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे सिलक्यारा सुरंग जो है वह उत्तराखंड से संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 के देखते हैं, अमृत भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन है, तो यह क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, EMU इंटरसिटी, DMU, सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अमृत भारत ट्रेन या सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन है, 77 का सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रोलट एक्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निलंबित कर दिया गया था? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण। तो यहाँ पे 78 नंबर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को इसको निलंबित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है, गोल्डन बुश सी बख्तार्न का संबंध किससे है? गोल्डन बुश यानी सी बख्तार्न का संबंध किससे है? तो यहाँ पे 79 का क्या, यह गोल्डन बुश क्या है, एक झाड़ियों से संबंधित है, यह एक झाड़ी है, तो यह झाड़ियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखते हैं 80 में क्या है, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य ये है 2030 तक भारत को लगभग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ना है, तो यह ऑप्शन सही है। यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाना, तो शुद्ध निर्यातक बनाना, तो यह भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, करंट का है, फरवरी 2024 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। तो डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो पुणे में किया गया था, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशों में दोस्ती सोरह का अभ्यास किया गया था? कौन से देशों ने दोस्ती सोरह का अभ्यास किया था? तो इसमें बताना है कि कौन सा देश ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोस्ती में कौन सा, इसमें दोस्ती में भारत भी का भी था और मालदीव, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, वर्ष 1824 कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे 83 का क्या हो जाएगा, रानी चेन्नम्मा, एक नाम है यहाँ पे, रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है? वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पे 85 की देखिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पोइला बोईसाख को राज्य दिवस घोषित किया है? पोइला बोईसाख को राज्य दिवस घोषित किया है, तो यहाँ पे 85 का हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को
पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाखो को क्या किया है? राज्य दिवस के रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जनवरी 2024 में निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन, क्या है? तापमान थर्मल डिसेलिनेशन एलटीटी का संयंत्र उद्घाटन किया है। तो इसमें से बताना है कि तापमान थर्मल डिसेलिनेशन किस संयंत्र द्वारा, मतलब किस राज्य ने संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे कौन सा? लक्षद्वीप में किया गया है। यहाँ पे कौन सा? लक्षद्वीप किया गया। लक्षद्वीप कहाँ पे है? यह अरब सागर में पड़ता है, भारत के पश्चिम में अरब सागर में इसकी अवस्थिति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 का। निम्नलिखित में से किस देश ने तालिबान नामांकित अधिकारी को पहली बार राजनयिक दर्जा प्रदान किया है? तो यहाँ पे 87 का हो जाएगा चीन ने प्रदान किया, तो डी ऑप्शन सही है। तालिबान नामांकित अधिकारी को पहली बार राजनयिक दर्जा, तो तालिबान कहाँ? अफगानिस्तान में। कहाँ पे है? अफगानिस्तान। तो वहाँ पे यह राजनयिक दर्जा प्रदान किया कौन सा? चीन ने। अगला क्वेश्चन देते हैं। नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पहली डेल्टा रैंकिंग किस जिले में एक ब्लॉक दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है? जो है एक ब्लॉक दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे जिले के एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे 88 हो जाएगा, कौशाम्बी का ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक? कौशाम्बी का, नीति आयोग द्वारा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की गौ पर्यटन नीति के अंतर्गत मनोरथ गौशाला स्थापित की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के गौ पर्यटन नीति के अंतर्गत मनोरथ गौशाला स्थापित की जाएगी। कहाँ पे स्थापना की जाएगी इसकी? यहाँ पे यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापना की जाएगी। मनोरथ गौशाला कहाँ पे की जाएगी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन दिया गया है। यहाँ पे कथन है इसकी शुरुआत 2011-12 में की गई थी, तो यह कथन गलत है। यह मृदा स्वास्थ्य की सुधार के लिए पोषक तत्वों के उचित अनुप्रयोग की अनुशंसा करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही। तो यहाँ पे केवल 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन 91 हो जाएगा। यहाँ पे सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए 92 को कौन सा? गांधार कला भूरे बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था, यह कथन सही है। यहाँ पे भूरे बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था गांधार कला में, यह भी सही है। मथुरा कला हिंदू बौद्ध जैन धर्म से प्रभावित करता है, यह भी सही है। मथुरा कला हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों को प्रभावित करता है, तो यह भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 का। 93 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, मौर्य कला को सीता शब्द प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे कहा सीता शब्द प्रदर्शित करता है, तो किससे संबंधित है? यह राज्य भूमि को सीता शब्द से यहाँ पे प्रदर्शित करता है। किससे? राज्य भूमि को सीता शब्द से प्रदर्शित करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 94 हाथी गुम्फा शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राकृति। कौन भाषा है हाथी गुम्फा लेख में? प्राकृति। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद शब्द का संबंध किससे संबंधित है? स्यादवाद का संबंध यहाँ पे किसी जैन धर्मों से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्मों से संबंधित है स्यादवाद का संबंध। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या हो जाएगा? 96 नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन है और दूसरा कारण को बताना है। तो अभिकथन क्या दिया गया है? भारत की प्राकृतिक कृषि पद्धति को राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत शुरू किया गया था। अब यहाँ पे देखना है, और कारण यहाँ पे ये तो कथन हो गया। कारण क्या है? भारतीय प्राकृतिक कृषि की पद्धति का उद्देश्य बाहर से खरीदे गए आगत और सिंथेटिक रसायनों का उपयोग कर रहा है। यहाँ पे दिया है ए सत्य है और आर गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोनों सत्य है, व्याख्या नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है दिया गया है, पहले कथन की दूसरी कारण जो है व्याख्या कर रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
यानी कथन जो है कारण जो है व्याख्या कर रहा है कथन की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू कब की गई थी? यहाँ पे देखिए 2019 में, लेकिन इसकी 19 में 3 डेट दी गई। तो यह 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की गई थी। यह 97 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देते हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना। यहाँ पे क्या है? नमो ड्रोन दीदी योजना किस संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 98। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 98 नमो ड्रोन दीदी योजना प्रमुख शहरों में महिला सुरक्षा के लिए ड्रोन है। यहाँ पे महिला सुरक्षा से कोई इसका संबंध नहीं है, यह कथन गलत हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है, यह भी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे कृषि सहायता के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, यही ध्यान दीजिए, ड्रोन प्रदान किया गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे स्वयं सहायता समूह, महिलाओं को क्या है? स्वयं सहायता समूह यहाँ पे प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र AEZ की अवधारणा शुरू की गई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2001 में शुरू की गई थी। भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा कब शुरू की? 2001 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100, पूर्व मौर्य काल के दौरान वेसस थे। वेसस क्या थे? तो यहाँ पे वेसस जो थे वो व्यापारिक सड़कें थी। क्या थी? व्यापारिक सड़कें हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, अयोध्या राम मंदिर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अयोध्या राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन दिया गया है, यहाँ पे पहला क्या कथन है? मंदिर पारंपरिक वेसस शैली से निर्मित किया गया है। यहाँ पे यह कथन गलत है। निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, यह भी सही। यह पत्थर से निर्मित किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी दूसरा वाला सही है। तो केवल 2 सही हो जाएगा। 108 का 2 सही हो जाएगा। एक पेज आगे पीछे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, उत्तर प्रदेश रक्षा प्रौद्योगिकी गलियारे का उद्घाटन किया गया था। उत्तर प्रदेश रक्षा प्रौद्योगिकी गलियारे का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे 109 का कौन सा हो जाएगा? रक्षा प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश में 2018 में किया गया था। 110 क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की यूनिकॉर्न नहीं है। कौन सा यूनिकॉर्न नहीं है पूछ रहा है? अनअकैडमी, इंडिया मार्ट, पाइन लैब्स, फिजिक्स वाला PW, ये सभी यूनिकॉर्न नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा यूनिकॉर्न नहीं है? तो 110 में क्या है? अनअकैडमी यहाँ पे क्या है? यूनिकॉर्न नहीं है। 110 का ए सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव वायु जल की इंटरफेस पर रहता है? तो 111 क्या है? न्यूटन जो है वायु जली के इंटरफेस पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, घास के मैदानों में क्या दिया है? घास के मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया है लानौस और कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यह कथन सही है। शीतोष्ण घास के मैदानों में विश्व की रोटी की टोकरियां कहा जाता है, यह भी कथन सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्ति की वृद्धि के लिए आदर्श पर्यावरण स्थिति नहीं है? यहाँ पे बताना यह है कि प्रवाल भित्ति की वृद्धि के लिए आदर्श पर्यावरण नहीं है। तो यहाँ पे 113 नंबर में कठोर सतह का अभाव, यहाँ पे अगर कठोर सतह का अभाव है तो यह पर्यावरण के लिए, प्रवाल भित्तियों के लिए वृद्धि नहीं माना जा सकता, यानी कि पर्यावरण वृद्धि में प्रवाल भित्तियों की वृद्धि जो है अनुकूल नहीं है। तो इसलिए 13 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, कठोर सतह का अभाव। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम युग में धनी किसानों को क्या कहा जाता था? तो संगम युग में धनी जो किसान थे उनको क्या कहा जाता था? उन्हें वेल्लाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 101 का उन्हें वेल्लाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग था? दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में कौन सा सैन्य विभाग से संबंधित है, यानी सैनिकों से संबंधित है? तो यहाँ पे दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मिलान करना, साम्राज्य और राजवंश दिया गया, साम्राज्य और राजवंश दिया, बरार क्या है?
यहाँ पे देखिए बरार जो है इमाद शाही था। क्या है? बरार इमाद शाही। यहाँ पर बीजापुर जो क्या हो जाएगा? बीजापुर जो है आदिल शाही। बीजापुर क्या हो जाएगा? आदिल शाही हो जाएगा। और अहमदनगर का यह निजाम शाही। यानी कि बरार इमाद शाही, बीजापुर का आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 ईस्वी में। यहाँ पे दिया शिवाजी के मंत्रियों का समूह को कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रियों को समूह को कहा जाता है। यहाँ पे क्या है? शिवाजी के मंत्रियों को समूह कहा जाता है। अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान। तो इसमें क्या है? यहाँ पे अष्ट प्रधान कहा जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग गठित किया गया था। तो 106 का जो है 1994 में राज्य वित्त आयोग कब गठित। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य नियोजन विभाग, यहाँ पे क्या दिया है? राज्य नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश के कई आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने क्षेत्रों में, कई आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया, तो कितने क्षेत्रों में? तो यहाँ पे 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पे 107, यहाँ पे 114 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक पेज आगे पीछे हो गया था, तो 114 नंबर है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस गिद्ध आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्थिति प्राप्त की है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्लेडर बिल्ड गिद्ध जो है, यहाँ पे आईयूसीएन की रेड लिस्ट गंभीर रूप से लुप्तप्राय की स्थिति में प्राप्त हुआ। स्लेडर बिल्ड गिद्ध, स्लेडर बिल्ड गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यह कथन निष्कर्ष पे है। यहाँ पे दिया मेगा डाइवर्स, यहाँ पे क्या है? मेगा डाइवर्स देश है। कौन सा मेगा डाइवर्स देश है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा मेगा डाइवर्स देश है। फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, भारत और ब्राज़ील। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन मेगा डाइवर्स देश हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नगोया प्रोटोकॉल अपनाया गया था। तो नगोया प्रोटोकॉल जो अपनाया गया था वो 2010 में अपनाया गया था। 2009 में यह लाया गया था, लेकिन 2010 से यह अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वन्य जीवों, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वन्य जीवों एवं वनस्पतियों। अगला क्वेश्चन है वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे वन्य जीवों की वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है वांशिकटन अभिसमय से जाना जाता है, यह भी बात सही है। इसे संरक्षित प्रजातियों की 3 सूचियाँ प्रदान की गई, यह भी सही, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। तो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा चिश्ती सिलसिला। निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी कौन थे? चिश्ती सिलसिला। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई विकास बैंक ADB बैंक, एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा? तो वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 119 का कौन सा? डी, जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 का। गरीबी रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से, गरीबी रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत में यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्धारित किया जाता है। तो यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ESTG के अंतर्गत है और नीति के। तो यह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्या दिया है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन का उपभोग व्यय पर आधारित होता है, तो यह भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121 का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो यहाँ 121 का हो जाएगा कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी।
यहाँ पे गरसोप्पा, जो गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है तो यह कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन पूछ रहा है कि यह किस नदी पे स्थित है, तो यहाँ पे शरावती नदी पे। किस पे? शरावती नदी पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पे दोनों तरफ से, यहाँ पे क्या है, उष्ण, यहाँ पे ये जो ITCZ बनता है एक तरफ से ठंड रहती है, एक तरफ से गर्म हवा, बीच में यह क्या है, दोनों ऊपर उठती हैं, तो बीच जो है क्या है, निम्न दबाव क्षेत्र बनता है, तो उसे ITCZ के नाम से जाना जाता है। तो यह पूछ रहा है ये दबाव वाला क्षेत्र कहाँ बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर ज़्यादातर से यह बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 124 का 124 का हो जाएगा, यहाँ पे मिलान करना है। तो 124 में चैत्र बैसाख, तो चैत्र बैसाख क्या है, तो हिंदी वाले से मिलान करना है, या मार्च और अप्रैल। चैत्र बैसाख कब पड़ता है, मार्च और अप्रैल में पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, और ज्येष्ठ और आषाढ़ कब पड़ता है, यह मई जून में पड़ता है। कब पड़ता है, यह मई जून में। श्रावण भादो कब पड़ता है, यह जुलाई अगस्त में पड़ता है। और आश्विन और कार्तिक यह सितंबर अक्टूबर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सरकार के व्यय की तुलना में सरकार के राजस्व में कमी है। सरकार के व्यय की तुलना में सरकार के राजस्व में कमी है। सरकार के व्यय की तुलना में सरकार के राजस्व में कमी है। किस में कमी है, तो यहाँ पे 130 कौन सा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए सही हो जाएगा। राजकोषीय घाटा जो होता है वो क्या, तुलना में सरकार के राजस्व में कमी को प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस क्षेत्र को खापा चान के नाम से जाना जाता है। 131 में यह लद्दाख में खापा चान है। यह क्षेत्र खापा चान क्षेत्र कहाँ पे है, यह लद्दाख में। तो ये पूछ रहा है किस क्षेत्र में है, तो खापा चान लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्या है, विशेष आहरण अधिकार संबंधित है। किससे संबंधित है, तो विशेष आहरण अधिकार संबंधित है, यह अंतर्राष्ट्रीय IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल को स्वर्ण रेखा कहा जाता है। किस फसल को स्वर्ण रेखा कहा जाता है, तो यहाँ पे जूट को स्वर्ण रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो 134 का जो हो जाएगा डी सही है, वह गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से ज्वारी ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 135 का, खंभात की खाड़ी में, सुंदरबन और कच्छ, ये सभी में जो है ज्वारी स्थिति से ऊर्जा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 136 का, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे 5 नहीं 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पे क्या है, 1980 में कितने बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 5 नहीं 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष है, गैर निष्पादित पर संपत्ति NPA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, यहाँ पे दिया पहला में, किसी ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि तक नहीं किया जाता है। तो 90 दिन की अवधि तक नहीं किया गया है, तो यह कथन सही है। दूसरा क्या दिया, कोई संपत्ति 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए NPA है तो यह अवमानक संपत्ति कहा जाता है, तो यह भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 137 का कौन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 125 पेज का नीचे ऊपर हो गया है, इस वजह से ऑप्शन सीरियल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 150 के 150 इसमें पूरे हैं। तो 125 में क्या है, मिलान करना है, AMW लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु है। तो यह पूछ रहा है कि किस राज्य में या किस स्थान पर AMW है। तो 125 में यहाँ पे देखिएगा, तो AMW जो है
यहाँ पे भारत के पश्चिमी तटों गोवा में पाई जाती है, गोवा के दक्षिणी भागों में। तो यहाँ पे EMW क्या है, लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु में है। तो यह भारत के पश्चिमी तटीय यानी गोवा के दक्षिण में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A4 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A4 हो गया। तो A4 में ऑप्शन में इसमें हमें C है, पहले से ही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर देने की पुष्टि कर सकते हैं। तो EMW लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु किसमें, भारत के पश्चिमी तट गोवा के दक्षिण में है। तो A4 हो जाएगा और B का 3 हो जाएगा, C का 2, D का 1, यानी कि C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126, क्वेश्चन नंबर 126 जो है, इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता का विकास पर केंद्रित थी। तो यह किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है, तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, सामाजिक न्याय और समानता का विकास पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस प्रतिभूति की मुद्रा बाजार में कारोबारी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 170 ऋण पत्र पर कभी नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, राष्ट्रीय इस्पात निगम, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL स्थित है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप लोग डाटा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाफर वक्र संबंधित है। तो यहाँ पे लाफर वक्र जो है कराधान की दर, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, C से हो जाएगा, कराधान की दर और कर राजस्व के बीच संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्य स्थिरीकरण कोष, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे बताना है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। तो यह किसी और किसान कल्याण विभाग के द्वारा की गई थी। मूल्य स्थिरीकरण कोष किसके द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर का विस्तार है। तो यहाँ पे विस्तार यहाँ पे क्या है, लुधियाना से लेकर दानकुनी तक, कहाँ तक है, लुधियाना से लेकर के दानकुनी, लुधियाना पंजाब में अवस्थित है। तो लुधियाना से लेकर दानकुनी तक अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो 140 का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आयात उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा कभी भी नहीं देता है। 1980 में यह कहा गया कि यह आयात उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा। 140 का कौन सा, C सही हो जाएगा। 141 में देखिए, स्थानांतरण भुगतान हिस्सा है, किसका है, यह व्यक्तिगत आय का है। किसका है, व्यक्तिगत आय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के संदर्भ में ये बताना कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग खरीद निर्माण EPC मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार की वहन की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला यह कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कथन क्या है, बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत नवनिर्मित सुविधा स्वामित्व निजी भागीदारी है। तो यह क्या है, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 143 का, अटल पेंशन, यहाँ पे क्या दिया गया, अटल पेंशन योजना ग्राहक की आयु क्या होनी चाहिए। तो अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 143 के बाद 144 है, नंदन नीलेकणी समिति किससे संबंधित है। तो नंदन नीलेकणी समिति जो है वो डिजिटल भुगतान से संबंधित है। किससे है, नंदन नीलेकणी समिति जो है नियुक्त की गई थी, या किसे, डिजिटल भुगतान पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, वह स्थिति जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित नहीं करती तो कहलाती है, क्या कहलाती है, यहाँ पे तरलता जाल। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, B सही हो जाएगा। 146 का देखते हैं, एशिया का पहला निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो यह भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 147 में क्या है, यहाँ पे बघेलखंड पठार
उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में है, ये भी सही है। यमुना नदी बुंदेलखंड पठार के उत्तरी सीमा को चिन्हित करती है, तो यह भी सही, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिहंद सहायक नदी है, रिहंद सहायक नदी है किसकी? रिहंद सहायक नदी है किसकी? यह सोन नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से स्थित है? तो यहाँ पे कौन सा बांध हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये माता टीला बांध, यह झांसी से, ये बुंदेलखंड के एरिया में पड़ता है माता टीला बांध, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन हमारा, श्रम गहन पूंजी गहन आर्थिक विकास में बदलाव उत्पन्न करता है, यह किस प्रकार की बेरोजगारी? श्रम गहन पूंजी गहन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? संरचनात्मक बेरोजगारी, इसको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। यहाँ पे यह 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश विशेष के लिए दृष्टि आईएएस का था। यहाँ पे क्लास को शेयर करिए और लाइक करिए और इसमें फीडबैक दीजिए कि क्या इसमें और भी संशोधन किया जाना। अगला टेस्ट हम लेकर के बहुत ही जल्दी आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।